क्या सीख रहे हैं हम? एरिया किन कर्व्स के लिए? फॉर कार्टेशियन इक्वेशंस। एरिया फॉर कार्टेशियन इक्वेशंस। पहले फॉर्मूला बता देता है। सपोज ये एक्स एक्सिस है सपोज ये एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड एक कर्व ड्रॉ कर लेते हैं कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स। किसी भी तरह का कर्व ड्रॉ कर लेना। तो ये कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स। किसी भी तरह ड्रॉ कर लेना, जरूरी नहीं है ऐसा ही ड्रॉ करना है। इस कर्व का x एक्सिस से बाउंडेड एरिया फाइंड करना है हमें। तो पहले ये पता करेंगे x एक्सिस में कहां से लिमिट स्टार्ट हो रही है और कहां पर एंड हो रही है इस कर्व के पोर्शन के लिए जिसका भी हमें एरिया फाइंड करना है। बेसिक्स तो पता होंगे सभी को। एरिया क्या होता है? छोटे छोटे स्ट्रिप का कॉम्बिनेशन, मतलब सम। रेक्टेंगल बनेंगे कई सारे। चलो पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो ये तो जानते ही होगे इतना। सपोज x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी तक ये एरिया बाउंडेड है। इस कर्व और x एक्सिस के बीच में यही एरिया बाउंडेड है। तो ये एरिया फाइंड करने का तरीका, इस एरिया को फाइंड करने का तरीका ये है x इक्वल टू ए टू x इक्वल टू बी एंड कर्व क्या है y इक्वल टू एफ एक्स। ये x एक्सिस y एक्सिस। तो हम इस एरिया को फाइंड करने वाले हैं। ये एरिया ड्रॉ कर लो चाहो तो। ये एरिया किससे बाउंडेड है? y इक्वल टू एफ एक्स से। ये एरिया फाइंड करने वाले हैं। साथ में ही ड्रॉ कर लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये एरिया कैसे आएगा? इंटीग्रेट कर देंगे। क्या लिमिट लेकर? ए टू के। पहला फॉर्मूला लिख रहे हैं, एरिया बाउंडेड बाय let y equal to fx be a given curve, then first area bounded by the curve and x axis। एरिया बाउंडेड बाय x एक्सिस मतलब कर्व और इसके बीच में जो एरिया है। a इक्वल टू इंटीग्रेशन x इक्वल टू ए टू बी y dx। क्लियर? अगर y एक्सिस पर बाउंडेड हो किस तरह से, इसी कर्व को दोबारा देखते हैं हम। कर्व वही है y इक्वल टू एफ एक्स। दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। एक्स वाई एक्सिस अगेन, फिर से सेम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं।
चलो ये ड्रॉ ही है, ठीक है। फिर से सेम कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, इस कर्व को, ये वाला सेम कर्व है। अब इसका एरिया वाई एक्सिस से कितना बाउंडेड है ये पता करना है। थोड़ा और जानना चाहो इसके बारे में तो ये समझ सकते हो। चलो यहाँ वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया क्या है, इस कर्व से ही, कर्व और वाई एक्सिस से बाउंडेड एरिया पहले से अलग होगा या सेम होगा? इसमें तो डिफरेंट है, सेम भी हो सकता है। यही आएगा। ड्रॉ कर लो। ये एरिया किससे बाउंडेड है? वाई एक्सिस से। सेम किसने कहा है? सेम है क्या ये? किसने कहा है सेम है? जब होगा तो बताएंगे, अभी यहाँ नहीं है, ठीक है। कुछ कर्व के लिए सेम हो भी सकता है, वो आगे देखेंगे। समझ आ गया ये? लिमिट y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b। सपोज y इक्वल टू a टू y इक्वल टू b, ये कर्व है। कर्व कहां से कहां तक है? y इक्वल टू a से y इक्वल टू b तक। तो इस कर्व का y एक्सिस से बाउंडेड एरिया ये है जो हमने मार्क किया है। इस एरिया को फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे? सेकंड, एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड y एक्सिस, a इक्वल टू इंटीग्रेशन y इक्वल टू a टू b x dy। जहां पर ये शायद समझते होगे dx और dy क्या है, अगर जानते हो तो अच्छी बात है। dx एक स्ट्रिप है, समझते होगे शायद, और dy ये ड्रॉ कर लेता है। y पर ऐसा ही आता है, कुछ स्ट्रिप ड्रॉ कर लेते हैं एक। ये dx है और dy। समझ आ गया होगा फॉर्मूला। एक एग्जांपल लिखते हैं। क्या क्या पता होना चाहिए हमें? एक तो कर्व पता होना चाहिए कैसा है, लिमिट कर्व से पता चल जाएगी। दूसरा इंटीग्रेशन आना चाहिए। करें क्वेश्चन आगे। अच्छी तरह क्लियर हो गया फॉर्मूला। अगली बार जब हम वॉल्यूम पढ़ेंगे या सरफेस पढ़ेंगे तो केवल ये फॉर्मूला बदल जाएगा, कॉन्सेप्ट लगभग ऐसे ही रहेंगे। ठीक है, लिखते हैं। सर हाँ, सर dx dy स्ट्रिप से, ये तो मतलब बहुत, ये x dy तो ये y क्या है? फिर अभी कैसे समझ पाओगे सब कुछ? और फिर सब कुछ क्या चाहते हो, सब कुछ बीएससी में पढ़ दो, 12th में कुछ पढ़ के नहीं आओगे। एरिया वॉल्यूम था या नहीं? अब तुम क्लास 5 में आके पूछोगे सर 1+1 2 क्या होता है, तो फिर कैसे समझाया जाएगा? तो पढ़ के ये मान के चलेंगे ना हम, फिर सिलेबस कैसे हो पाएगा अगर तुम्हें ये सारी चीजें भी बताएं? ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है। अब तुम ये पूछ रहे हो ये एक्स क्या है, ये क्वेश्चन ही पहली बात तो बहुत
ये ऐसा क्वेश्चन है कि समझदार टीचर है तो वो इंसल्ट करके ही छोड़ेगा तुम्हारी। तुम बच गए, तुम जो समझदार टीचर के पास नहीं पढ़ रहे हो। यहां समझ आ गया सभी को? ये x क्या है, y क्या है, कोई बताएगा? वैसे लिखा हुआ है कर्व की इक्वेशन y इक्वल टू एफ एक्स, वहां से x की वैल्यू या y की वैल्यू पुट कर दें। कैसे क्वेश्चन कर रहे हो? चलो हाँ, कोई ऑनलाइन जो घर से पूछ रहे थे वो बताएं, क्या पूछ रहे हो? सर मोनिका कह रही है कि क्लास उसकी के धोखे से कैंसिल हो गई थी, ज्वाइन नहीं हो रही है। सर हो गई अब। चलो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। डाउट्स पूछो, खूब पूछो, लेकिन एटलीस्ट ये लगना चाहिए बीएससी में हो। मतलब सब कुछ अगर चाहोगे कि क्लास 1 से लेकर 12 तक हम यहीं पढ़ा दें, वैसा पॉसिबल नहीं है ना, इस प्लेनेट पे नहीं है पॉसिबल। फिर हमें ऐसे प्लेनेट पे जाना पड़ेगा जहां पर एक दिन कम से कम 1 साल का हो। समझ गए? तो दूसरे प्लेनेट पे शायद तुम जा सकते हो, अब वहां हम कैसे आएंगे? प्रॉब्लम ये है। ऐसी बातें हम इसलिए करते हैं, समझ नहीं आता क्या कहें बच्चे को, कैसे डांट दें। तो ऐसे क्वेश्चन करोगे, dx कहाँ है, x क्या है, नया पढ़ रहे हो समझ में आता है। 12th बिल्कुल नहीं पढ़ी है तुमने? अच्छा, ये चैप्टर छूट गया था, हम अच्छी तरह बताते हैं फिर तुम्हें। देखो, और कितने लोगों का चैप्टर छूट गया था, तो फिर हम अच्छी तरह उसको स्टार्टिंग से बताएं क्या होता है ये एरिया, क्यों होता है ऐसा। बाकी सब पढ़ के आए हैं, फिर एक बच्चे के लिए नहीं कराएंगे। तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता है, इंटीग्रेशन y dx, यहाँ पर y कर्व से आता है, और इंटीग्रेशन x dy में x भी कर्व से ही आता है। ठीक है, ये x और y तब ज्यादा जरूरी हो जाएगा जब हम एरिया बिटवीन टू कर्व लिख रहे हैं। जैसे अभी ये हमने 2 स्ट्रिप ड्रॉ की हैं, dx और dy, इन पे ध्यान मत दो। जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है उन पे ध्यान मत दें। dx dy क्या, एरिया बिटवीन टू कर्व जब पढ़ेंगे हम, 2 कर्व के बीच का एरिया, फिर इसकी जरूरत पड़ जाएगी बहुत ज्यादा, तो वहां पर डिस्क्राइब करेंगे क्या है। dx dy तो फिर भी समझ में आता है कि क्वेश्चन पूछ रहा है बच्चा dx dy। x और y समझ में नहीं आता है क्यों पूछ रहा है, x कहां से आया। ठीक है, करें आगे। इलिप्स का एरिया सबसे पहले हम 1-2 एग्जाम्पल बताते हैं। पहले या दूसरे 1-2 एग्जाम्पल के बाद ही ये पूरा तुम लोगों का टॉपिक क्लियर हो जाएगा बहुत अच्छी तरह से। बस अब 2 चीजें रह जाएंगी, कॉन्सेप्ट मतलब क्लियर हो जाएगा। फिर होगा क्या, जिन्हें ट्रेसिंग आती है और जिन्हें बीटा गामा फंक्शन आता है, मतलब इंटीग्रेशन आता है, उनका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता है, कितना भी बड़ा, किसी भी बुक से उठा के ले आना। ठीक है, तो अब देखो, सबसे पहले हम इलिप्स के बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि इलिप्स की ट्रेसिंग सभी को आती है, या सारे ट्रेस करना सीख गए हो? सभी आ गए हैं, लगभग सभी को ट्रेस करना जानते हो। इंटीग्रल कैलकुलस चल रहा है, ये शायद बता चुके हैं किस तरह से हम करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। इंटीग्रल कैलकुलस, कार्टेशियन कर्व, एक्सरसाइज 1 2 3 4। तो उसको हेमंत को बुलाओ जरा, फाइल कहाँ पे है। ठीक है, लिखो तुम लोग, फाइंड द एरिया ऑफ द इलिप्स। ठीक है, हाँ रहने दो, इस पे लिख तो दिया करो, ऑल एक्सरसाइज, फर्स्ट एक्सरसाइज लिखा है इस पे। लिखो एरिया ऑफ द इलिप्स।
क्वाड्रेंट समझते हो क्या होता है? क्या 4 क्वाड्रेंट होते हैं 2D में? Find the area of the quadrant of an ellipse. अंडरस्टूड होना चाहिए एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है। पहले 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं तुम लोग को। क्या लिखा है? फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ एन एलिप्स। ऑफ द क्वाड्रेंट मतलब एक क्वाड्रेंट के बारे में बात कर रहे हैं। एलिप्स 4 क्वाड्रेंट में बनता है, ठीक है। जनरली एलिप्स की इक्वेशन क्या लिखते हो? वैसे तो गिवन होगी, नहीं दी हो तो क्या लिखते हो एलिप्स की इक्वेशन? वी नो दैट इक्वेशन टू द एलिप्स, एलिप्स की इक्वेशन होती है x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, इक्वेशन 1, ठीक है। अब 10-15 मिनट लेट आ सकते हो, इतना नहीं। अब क्या करना है? एलिप्स पहले ड्रॉ करेंगे, फिर उसका फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला केवल पार्ट लिखेंगे, केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो ध्यान से, XY एक्सिस ड्रॉ करेंगे पहले। X एक्सिस, Y एक्सिस। एलिप्स ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन एलिप्स के फर्स्ट क्वाड्रेंट का केवल हमें क्या फाइंड करना है? एरिया। पहले एलिप्स ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये एक एलिप्स है, इस एलिप्स के किस पार्ट का एरिया फाइंड करना है? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट का। मतलब हमें ये एरिया फाइंड करना है, ये एरिया फाइंड करने वाले हो। अब एलिप्स की इक्वेशन 2-3 चीजें पता होना चाहिए। क्या ये पार्ट अगर हम हटा दें, अगर ये पार्ट हटा देता है तो क्या इक्वेशन बदल जाएगी एलिप्स की? नहीं, ये तो सभी समझते हैं, इक्वेशन वही रहेगी, तो इसको हटाने की जरूरत नहीं है। एलिप्स में डिस्टेंसेस बताओ। मेजर एक्सिस होती है 2a, तो ये a आएगा, एंड माइनर एक्सिस b। अभी ये तुम पूछ रहे थे कि एरिया सेम कब हो सकता है, पहला ही एग्जाम्पल समझ लो। अगर x एक्सिस से लिमिट फाइंड करोगे, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों से बाउंडेड एरिया सेम है या नहीं? इस कर्व का x एक्सिस से बाउंडेड एरिया भी यही है, y एक्सिस से भी यही है। सेम हो सकता है कुछ कर्व के लिए। क्लियर? अगर दोनों की लिमिट पता है हमें और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया और y एक्सिस से बाउंडेड एरिया सेम है, तो फिर किसी भी लिमिट को लेकर सॉल्व किया जा सकता है। अगर यहाँ x की लिमिट लोगे तो इनिशियली कहां से स्टार्ट करेंगे? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू a तक। पहला काम लिमिट पता करो, ठीक है। दूसरा, किस पार्ट का एरिया फाइंड करना है? केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एलिप्स देख रहे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में केवल ये वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट का x एक्सिस से बाउंडेड एरिया या y एक्सिस से बाउंडेड एरिया यही है, इसको फाइंड करने वाले हैं। तो लिमिट x इक्वल टू 0 टू a, और अगर y की लिमिट लिखना चाहोगे तो y इक्वल टू 0 टू b, दोनों से ही सॉल्व हो जाएगा। अगर x की लिमिट लोगे तो फॉर्मूला होगा इंटीग्रेशन y dx, y के लिए लिमिट लेंगे तो x dy, और x और y कहां से आते हैं? गिवन कर्व से। एलिप्स है यहां पर गिवन कर्व। फाइंड करते हैं एरिया बाउंडेड बाय, हाँ, एरिया ऑफ द एलिप्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, कुछ भी कर सकते हो। एरिया
ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करोगे या सेकंड क्वाड्रेंट का फाइंड करोगे या थर्ड का या फोर्थ का? एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स फाइंड करना है। किस क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड करें? किसी भी एक क्वाड्रेंट का फाइंड कर सकते हो, तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट का फाइंड करने वाले हैं, बाकी कोई भी फाइंड कर सकते हो। पॉजिटिव एक्सेस में ही ले लेते हैं। एरिया ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑफ इलिप्स। फॉर्मूला लिखेंगे, ए मान सकते हो क्या उस एरिया को? ए इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 टू ए, या ओनली 0 टू ए लिख लेना। इंटीग्रेशन 0 टू ए वाई डी एक्स, ये लिमिट किसकी है? एक्स। तो चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, एक्स इक्वल टू 0 टू ए। अब ये इंटीग्रेंड, इसको कहते हैं इंटीग्रेंड। ये होता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि हम इंटीग्रल चैप्टर पढ़ चुके हैं तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल अगर x है तो कंप्लीट इंटीग्रेंड भी x में होना चाहिए। इंटीग्रेंड मतलब ये भी x में होना चाहिए अगर वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल x है। अगर ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल है तो x की ही लिमिट होनी चाहिए, x की लिमिट गिवन है, और फंक्शन भी x में ही होना चाहिए। फंक्शन का मतलब इंटीग्रेंड, इंटीग्रेंड का मतलब जिसको हम इंटीग्रेट करने वाले हैं। तो y को किस में चेंज करना पड़ेगा? x में। और वो कहां से चेंज कर सकते हैं? गिवन कर्व से। इक्वेशन टू द गिवन कर्व इज फ्रॉम फर्स्ट y की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर, देन वाई स्क्वेयर इक्वल टू बी स्क्वेयर। और क्या करोगे? एलसीएम ले सकते हैं यहाँ पर, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, देन वाई इक्वल टू बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पर प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एरिया नेगेटिव नहीं होता है। वैल्यू पुट करते हैं। ए इक्वल टू 0 टू ए, वाई के प्लेस पर बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। अब इसको अगर इंटीग्रेट कर देते हैं हम तो वो एरिया मिल जाएगा जो हमने मार्क किया है, ये वाला एरिया। और इसका इंटीग्रेशन हमें आता है। जिन लोगों को आता है अच्छी बात है, अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का डायरेक्ट। जिन लोगों को नहीं आता है वो भी कर पाएंगे, वो भी दो तरीके से, बीटा फंक्शन से भी और गामा फंक्शन से भी, ए कॉमन लेकर। लेकिन इस तरह के अगर हमें डायरेक्ट याद है तो ज्यादा बेटर है, नहीं याद है तो पहला क्वेश्चन है इसलिए ये इंटीग्रेशन बता देते हैं क्या क्या किया जा सकता है इसको इंटीग्रेट करने के लिए। बाकी आने वाले क्वेश्चन अपने हिसाब से कर लेना, जो भी ज्यादा आसान लगता है। बताओ क्या करोगे? कौन सा फॉर्मूला? ठीक है, जो लोग फॉर्मूला जानते हैं अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का, वो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करें। हाँ ए स्क्वेयर, लेकिन फॉर्मूला पता है तो क्यों करोगे? फॉर्मूला क्यों लिखाया गया है? डायरेक्ट अप्लाई कर सको। फॉर्मूला ये लिखाए हैं ना, तो वैसे तो डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए हमें। जो लोग फॉर्मूला भूल गए हैं उनके लिए है, फिर बहुत सारे तरीके हैं आगे सॉल्व करने के लिए। तो अभी हम डायरेक्ट अप्लाई करेंगे इसका फॉर्मूला। क्या होता है? इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स। फॉर्मूला क्या होता है? एक्स बाई टू अंडर रूट में एज इट इज प्लस ए स्क्वेयर बाई टू एंड इसके रेसिप्रोकल का इंटीग्रेशन। इसका रेसिप्रोकल बना पर अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और उसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला यहां अप्लाई कर लेंगे। ए इक्वल टू 0
बाहर क्या लिख सकते हैं इंटीग्रेशन के, बी अपॉन ए। इंटीग्रेशन करेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, वो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। लिमिट 0 to a, लिमिट अप्लाई करना सभी को आती है। पहले अपर लिमिट अप्लाई करेंगे माइनस करके लोअर लिमिट। अपर लिमिट a है तो पहले x के प्लेस पर a लिखना होगा हमें। x के प्लेस पर जब a पुट करोगे तो क्या ये 0 हो जाएगा, 0 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x के प्लेस पर a तो ये 1 ब्रैकेट क्लोज माइनस, अब 0 पुट करेंगे x के प्लेस पर तो ये 0 और साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है तो फाइनली ये आ जाएगा 0। a इक्वल टू, a से ये a कैंसिल कर सकते हो या नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, लिखना तो है ही। a इक्वल टू b अपॉन a स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, a स्क्वायर बाई 2 एज इट इज, साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, क्योंकि 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 2। a से a कैंसिल कर दिया, a इक्वल टू पाई ए बी अपॉन 4, पाई 2 इंटू 2 4 आ जाएगा एंड ए बी एज इट इज, पाई ए बी अपॉन 4। अगर याद हो कुछ दिन पहले एनवलप में हमने पढ़ा था एरिया ऑफ द इलिप्स पाई ए बी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। अगर हमें पूरे इलिप्स का एरिया फाइंड करना होता तो हम 4 का मल्टीप्लाई कर देते। एक तो ये कर सकते हैं इंटीग्रेशन, और क्या क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन में ये भी बताओ मुझे। वैसे तो ये जरूरी नहीं है लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम। ये आंसर मिल गया, क्यों करोगे, क्या लिखा है ऊपर, एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट ऑफ एन इलिप्स। क्वाड्रेंट्स कहाँ लिखा है, क्वाड्रेंट ही लिखा है, मतलब एक ही होगा उसका मतलब। ठीक है, एरिया ऑफ अ क्वाड्रेंट और एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट, मतलब क्वाड्रेंट का फाइंड करना है, चाहे फर्स्ट का या सेकंड या थर्ड या फोर्थ। ये आंसर आ चुका है। इसको इंटीग्रेट करने के और भी तरीके हैं हमारे पास। सेकंड मेथड फॉर इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के लिए सेकंड मेथड क्या कर सकते हो ये बताओ। वैसे तो सबको आता है, एक बार रिवाइज हो जाएगा। हर बार हम 2 2 3 3 नहीं बताएंगे, जो तुम लोग की चॉइस हो उससे कर लेना। a इक्वल टू बी अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 टू a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। इसको सॉल्व करने का तरीका हमने प्रीवियस चैप्टर में बीटा गामा फंक्शन में पढ़ा है बहुत अच्छी तरह से। तो उसमें क्या तरीका था, सबसे पहले कांस्टेंट को 1 कर लो, और 1 करने का तरीका है कांस्टेंट को कॉमन लेना होगा। b अपॉन ए इंटीग्रेशन 0 टू a, अगर हम कॉमन ले लेंगे a स्क्वायर को क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, अगर हम ए स्क्वायर कॉमन ले लें जो कि बाहर लिखना होगा dx। ये क्लियर है। फिर हमने सब्स्टिट्यूशन से भी ये सॉल्व किया था इंटीग्रेशन, अंडर रूट 1 माइनस, और माइनस के बाद जो भी वैल्यू है उसको हम साइन स्क्वायर थीटा अगर पुट कर दें तो गामा इंटीग्रल से हो जाएगा, और अगर टी मान लेंगे तो बीटा फंक्शन से हो जाएगा। पुट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, देन एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। कुछ लोग डायरेक्ट भी समझ सकते हैं यहाँ एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा, लेकिन ऐसे इसलिए करते हैं क्योंकि हर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं समझ पाते हो। इसमें डायरेक्ट समझ आ रहा है एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा पुट करना चाहिए था। जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो कांस्टेंट को 1 करके कर लिया करो।
ठीक है, तो इसको भी हमने 1 करके कर लिया है। dx इक्वल टू a cos थीटा d थीटा, न्यू लिमिट फाइंड करनी होगी। थीटा की न्यू लिमिट क्या होगी बताओ, कहां से आएगी न्यू लिमिट? x और थीटा के रिलेशन से। x के प्लेस पर जब हम 0 पुट करेंगे तो साइन थीटा इक्वल टू 0, देन थीटा इक्वल टू 0, और जब x के प्लेस पर a पुट करोगे a से a कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1, थीटा इक्वल टू π/2। लिमिट भी फाइंड कर ली हमने। नाउ a इक्वल टू b अपॉन a, न्यू लिमिट, ये a से a कैंसिल कर सकते हो, स्क्वायर बाहर लिया था तो अंडर रूट के बाहर a आ गया, a से a कैंसिल कर देंगे, कैपिटल A इक्वल टू इंटीग्रेशन के बाहर b, न्यू लिमिट 0 टू π/2। अब ये थीटा की लिमिट है। अंडर रूट 1 माइनस, पूछना है या बताना है? हाँ, यही a स्क्वायर कॉमन लोगे, अंडर रूट के बाहर भी लिखोगे, फिर क्या होगा? तुम लोग प्रूफ नहीं दे रहे हो कि बीएससी पढ़ रहे हो, बार बार ये प्रूफ दे रहे हो सर दोबारा आप हाई स्कूल में भेजो हमें, तो पॉसिबल ही नहीं है। फेल हो जाओगे तो 12th में नहीं जा सकते हो, इसी में रह सकते हो, ऑप्शन ही नहीं है ना जाने का, तो से होना चाहिए ऑप्शन। बच्चे पढ़ के नहीं आए, अच्छी तरह दोबारा जाएं, बहुत बड़ी लाइफ है, 2 साल खराब भी हो जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे अच्छा होगा। देखो अननेसेसरी क्वेश्चन करोगे डांट खाओगे, और खाना भी चाहिए, जिससे कि वैसे तो इंसल्ट के लिए हमारे पास शब्द नहीं है, इंसल्ट ऐसी करनी चाहिए जिससे बच्चा आगे याद रखे कि हाँ हम इस लेवल पे हैं, उस लेवल को समझो, वरना फिर मजाक उड़ जाएगा, बाद में मजाक उड़ाएंगे लोग। जब कॉमन लेते हैं हम तो अंडर रूट के बाहर क्या लिखना पड़ेगा? ए। अगर ये छोटी छोटी गलतियां कर जाओगे तो फिर पेपर में कैसे? सपोज ये घर पर आए और ए स्क्वायर लिख कर आओगे तुम, घर पर याद आएगा तो ए कॉमन लेना था, तो उस वक्त कितना बुरा फील होगा। चलो समझ गए होगे शायद, जब ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वो बाहर आके ए हो जाएगा। ये सिखाया नहीं जाता है, ये सिखाया जाता है क्लास 5th में या 6th में, वहां जाओ सीख कर आओ। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर के प्लेस पर साइन स्क्वायर थीटा, dx के प्लेस पर ए कॉस थीटा डी थीटा। बच्चों को ये लग रहा है सर आज ज्यादा डांट रहे हैं, तो देखो लोगों को पहले से ही बता दें, ऐसे क्वेश्चन करोगे तो अगर हम नहीं डांटेंगे तो प्रॉब्लम है। चलो बताओ, ये क्लियर हो गया? समझ गए? हमेशा क्वेश्चन करने के पहले अननेसेसरी 1-2 बार सोच लेना चाहिए कि क्या हम ये सही क्वेश्चन कर रहे हैं इस क्लास में बैठ के या इस ग्रुप में बैठ के। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन अगली बार नहीं आना चाहिए किसी, इससे प्रॉब्लम नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं होता। टाइम वेस्ट तो तब हो रहा है जब हम तुम लोगों से बात कर रहे हैं, टाइम हम खराब कर रहे हैं, तुम लोग नहीं कर रहे हो। लेकिन बार बार हम समझाएंगे, जब भी क्वेश्चन आए कहीं भी तो 1-2 बार सोच लेना चाहिए कि हाँ हम ये सही पूछ रहे हैं या नहीं, वरना पता क्या होगा, क्योंकि इससे हमें नहीं लगता कि सुधरने वाले हैं। बताओ क्या आएगा? ए इक्वल टू
ए बी बाहर लिख सकते हो 0 to π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट के बाहर कॉस थीटा, और इस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ये फाइनली बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ साइन पावर 0 करके कर सकते हो, लेकिन जरूरत ही नहीं है क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा का हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कॉस 2 थीटा के फॉर्मूला से। ए इक्वल टू ए बी, और कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 0 to π/2 एज इट इज 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 डी थीटा। ए इक्वल टू ए बी अपॉन 2, क्लियर। 1 का इंटीग्रेशन थीटा, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन आएगा sin 2 थीटा अपॉन 2। लिमिट लिखोगे 0 to π/2, लिमिट अप्लाई कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में। लिख लो इतना जल्दी, नोट करना चाहो तो, और अगर आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद समझ आ गया होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप यही लिख लेता है। अगली बार हम लोग कोई एक इसमें से जो भी इंटीग्रेशन तुम लोग को आता हो तीनों में से उससे कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन या तो बीटा से होंगे या गामा से होंगे या डायरेक्ट हो जाएंगे। हाँ, कोई भी कैसे भी करो। बीटा से मतलब ये फाइंड करने को एरिया नहीं, एरिया ये कोई नहीं बता सकता है कि एरिया के बाद इंटीग्रेशन कैसे होगा। इंटीग्रेशन करने के अगर हमारे पास 10 तरीके हैं तो 10 में से कोई भी करो एक। हाँ आते हैं, बीटा बेस्ड ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो बीटा फंक्शन से ही हो पाएगा। अभी आगे देखेंगे वही कर्व आएंगे, एक्चुअली वही कर्व आएंगे जो हम ट्रेस किए हैं, उन्हीं कर्व का एरिया पूछा जाएगा। और जो हमने ट्रेस किया उसमें देख रहे हो कई बार 2a माइनस एक्स होल स्क्वायर था, कई बार x माइनस ए होल स्क्वायर था, लूप बन रहा था जहां पर। तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो वो सीख जाओगे। अभी लिमिट अप्लाई करने पर बताओ मुझे कितना आएगा। a इक्वल टू ए बी अपॉन 2 π/2 प्लस साइन पाई अपॉन 2 आएगा, और जब 0 अप्लाई करोगे तो थीटा 0 और साइन 0 भी 0 होता है। पाई अपॉन 2 एज इट इज, साइन पाई 0 होता है, और फाइनल आंसर आ जाएगा पाई अपॉन 4 ए बी। क्योंकि ये एरिया है तो चाहे तो हम लिख सकते हैं यूनिट स्क्वायर, यूनिट स्क्वायर कभी पढ़ा होगा ये हमने। एक और तरीका है हमारे पास, और कैसे कर सकते हो, थर्ड मेथड। ये उनके लिए रिवाइज करा रहे हैं जो रेगुलर नहीं है। वैसे ज्यादातर लोग जिन्होंने सारी क्लास ली हैं उनके लिए बहुत छोटा सा काम है इस तरह के इंटीग्रेशन। थर्ड में क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। a इक्वल टू b इंटीग्रेशन 0 to a अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर dx। ये कर लिया था कॉमन लेकर यहां तक। इसके बाद हम साइन स्क्वायर थीटा से भी कर सकते हैं और t मान के भी कर सकते हैं। अगर t मान के करोगे, अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर को t मान लेंगे तो वो बीटा फंक्शन से सॉल्व हो सकता है, वो भी अच्छी तरह आता है सभी को। लेट एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू टी, देन x इक्वल टू a अंडर रूट टी, dx इक्वल टू a अपॉन 2 अंडर रूट टी dt। न्यू लिमिट बताओ मुझे t की। x के प्लेस पर 0 लिखोगे, t इक्वल टू 0, x के प्लेस पर a पुट करोगे तो t इक्वल टू 1 आएगा। यही लिमिट बीटा फंक्शन में आती है। बताएं क्या आएगा। a इक्वल टू b, न्यू लिमिट 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर क्या है, ओनली t, एंड dx के प्लेस पर a dt अपॉन 2 अंडर रूट टी। बाहर क्या लिख सकते हो इंटीग्रेशन के, a b अपॉन 2, 0 to 1 इंटीग्रेशन में ये है t पावर 1/2, न्यूमरेटर में लिखेंगे t पावर -1/2 आएगा, और 1 माइनस टी होल पावर 1/2 dt।
क्या ये बीटा फंक्शन है? अगर ये बीटा फंक्शन है तो फॉर्मूला कैसे लिखते हैं बीटा फंक्शन का? ए बी अपॉन 2, जो भी पावर लिखी होती है उसमें 1 ऐड कर देते हैं। बीटा एम एन फॉर्मूला आएगा, एम के प्लेस पर -1/2 + 1 एंड एन के प्लेस पर, सो बीटा -1/2 + 1 1/2 + 1 ए इक्वल टू ए बी अपॉन 2 बीटा 1/2 3/2। ये भी बहुत अच्छी तरह से क्लियर होगा। बीटा एम एन का फॉर्मूला बताओ मुझे क्या होता है? ए इक्वल टू ए बी अपॉन 2 एंड बीटा एम एन होता है गामा एम, दैट इज गामा 1/2 गामा 3/2 अपॉन गामा 1/2 + 3/2। ए इक्वल टू ए बी अपॉन 2 गामा 1/2 होता है √π और गामा 3/2 होता है 1/2 गामा 1/2 दैट इज √π, और नीचे गामा 1 है जो कि क्या लिख सकते हो 1। फाइनल आंसर बताओ। ए बी अपॉन 4, ये 2, अच्छा गामा 2 आएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में गामा 2 बचेगा, गामा 2 भी 1 होता है, गामा 1 भी 1 होता है। सो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा अगर हम गामा 2 को 1 लिख दें? π/4 ए बी यूनिट स्क्वायर। अब शायद समझ गए होगे, अगली बार जब इंटीग्रेशन आएगा बहुत फास्ट कर सकते हैं हम अगर तुम लोग ये बोलोगे सर ये इंटीग्रेशन हम घर पे कर लेंगे, है ना, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं। वैसे इन क्वेश्चन को कम किया जा सकता है, लेकिन जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ये केवल एरिया के क्वेश्चन है, लगभग 40-45 एरिया के क्वेश्चन है, इतने ही वॉल्यूम में मिलेंगे। वे केवल कार्टेशियन के लिए पढ़ रहे हैं अभी हम, ठीक है। और बच्चों की हर क्लास में डांट पड़ती है, हर साल डांट पड़ती है। जब हम डांट दें तो उसका मतलब और एक्टिव हो जाना चाहिए और दिमाग बंद नहीं कर लेना चाहिए। करें आगे सॉल्व, लिखना है ये। अब अगर हमें एलिप्स का एरिया फाइंड करना होता तो हम एक क्वाड्रेंट का निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर सकते थे। जैसे सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सॉरी सेकंड नहीं, ये 5th वाला देखो, फाइंड द होल एरिया ऑफ द एलिप्स। 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई ए बी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, लिमिट की कब कर्व को ट्रेस नहीं करना पड़ेगा। अगर हमें लिमिट भी दी है, कर्व भी दिया है, तो क्या ट्रेस करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। ट्रेस केवल कर्व को ट्रेस करते हैं हम केवल लिमिट फाइंड करने के लिए, और ये पता करने के लिए कि उसको डबल करना है या 4 टाइम्स करना है। अब एक दो चीजें और समझो। अगर हमें कंप्लीट एलिप्स का फाइंड करना होता, ये करा नहीं रहे हैं, बस ये समझा दे रहे हैं कैसे कर सकते हो। कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो? 5th देखते हैं। देखो कुछ भी नहीं है। अब तुम लोग के लिए एलिप्स, पैराबोला या सिसोइड या कोई और भी कर, ये अलग नहीं है क्योंकि सबको ट्रेस करना जानते हो, नाम भले ही पता ना हो। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ कैसे करोगे इसको, क्या क्या किया जा सकता है। एक तो 4 का मल्टीप्लाई, अगर हम लिमिट डायरेक्ट ले लेते। अब इसमें बताओ मुझे, चलो दोबारा ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये है एलिप्स, ये एक एलिप्स है। केवल बस ये बताना है लिमिट चेंज करने पर होगा क्या। ये एलिप्स है। कंप्लीट एलिप्स फाइंड करना है, बताओ क्या करना पड़ेगा। कंप्लीट एलिप्स का एरिया फाइंड करना है। अगर हम x इक्वल टू -a टू x इक्वल टू a लें तो क्या पूरे एलिप्स का एरिया आ जाएगा? नहीं, एलिप्स का x एक्सिस से जो बाउंडेड एरिया है, चाहे अपर हाफ वाला समझ लो या फिर लोअर हाफ। अगर लिमिट -a टू a लेते तो हमें कितने का डिवाइड कर कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ता बाद में?
2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम -a2 a लेंगे y dx तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे भी कुछ दिन पहले पढ़ाया होगा इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी। 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पूरे एलिप्स का एरिया आ गया। अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें 0 to a तो ये 2 × 2 4 आ जाएगा। तो बात एक ही है, लिमिट चाहे -a to a लो या 0 to a लो, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही हमें सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये क्यों बता रहे हैं, ऐसे समझ पाओगे जब भी बाउंडेड कर्व आएगा। अब कोई भी क्वेश्चन अगर ट्रेस करना भी नहीं आता है तो भी कर पाओगे तुम लोग। कैसे, देखो ये एक लूप है, बाउंडेड है ना, जैसे सर्कल है, ऐसे क्वेश्चन किए थे हमने, इस तरह की ट्रेसिंग पढ़ी है। तो कभी बाउंडेड कर्व हो और उसकी ट्रेसिंग नहीं आती है अगर, फिर भी एरिया निकाल लोगे तुम लोग, वॉल्यूम भी, सरफेस भी, लेंथ ऑफ आर्क भी। कैसे करना समझो, क्योंकि मेन काम क्या होता है, लिमिट तो हमें पता चल जाएगी बड़ी आसानी से, उसमें 2 का डिवाइड करना है या 4 का, ये है प्रॉब्लम। जैसे x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इक्वल टू 1, ये लिखा है। इसमें x की लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हो और y की लिमिट से भी। अगर x की लिमिट फाइंड करनी है इनिशियल से फाइनल, तो y को क्या कर दो 0, पुट y इक्वल टू 0, देन x² इक्वल टू a² एंड x इक्वल टू प्लस माइनस a, मतलब x की वैल्यू -a से +a के बीच में है। लिमिट पता चल गई। अब हम ये इसलिए बता रहे हैं, ये मान के चलो हम इसका डायग्राम पता ही नहीं है, फिर भी लिमिट तो पता कर ली हमने, बस गलत आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई तो किया ही नहीं हमने। अगर पूरे कर्व का एरिया पूछा होता और लिमिट अगर हम -a to a लेकर सॉल्व करते तो केवल अपर हाफ आता। तो ये कैसे पता चलेगा 2 का मल्टीप्लाई करना है या 4 का? सिमेट्री से पता कर लोगे, क्योंकि y की सारी पावर इवन है, मतलब कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो अपर हाफ का जो आया है वही। और अगर ऐसे नहीं समझ सकते हो तो एक तरीका और है, जब यहां से y सेपरेट कर रहे होगे तो y² इक्वल टू आएगा b² अपॉन a² माइनस x²। अगर ये प्लस माइनस आ रहा है तो समझ जाओ, ट्रेसिंग में यही सारी चीजें तो सीखी है हमने। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब ये मान के चलो ये कर्व हमें नहीं पता है, फिर भी इसका पूरा एरिया निकाल सकते हो। फर्स्ट क्वाड्रेंट या अपर हाफ लोअर हाफ पूछा है तो थोड़ा मुश्किल होता है, फिर तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए कैसा कर्व है। पूरा एरिया पूछा है तो डायरेक्ट कर सकते हो बिना ट्रेस किए, लेकिन एग्जाम में ट्रेस करके करोगे तो ज्यादा अच्छा है। बहुत सारे अभी क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिनकी शायद ट्रेसिंग नहीं कर पाओ, लेकिन एरिया तब भी निकाल पाओगे, ये इसलिए बता रहे हैं। लेकिन सही तरीका क्या है, पहले ट्रेस करो फिर ये तो तब के लिए है जब नहीं समझ में आता है। सर समझ आ गया? हाँ। सर जैसे कभी किसी की अपन ट्रेसिंग नहीं कर सकते, तो सर अगर ऐसे करेंगे y = 0 पुट करके तो लिमिट आ जाएगी। हाँ लिमिट आ जाएगी, लेकिन ये तो वो उनके करेक्ट लिए मेथड जिनको, होगा। एक बात सुन लो 1 मिनट, ये उनके लिए जिनको नहीं आता है ट्रेस करना। हम लोग को वही तो बता रहे हैं, ट्रेस करके ही करना है। जब जी हमारे सर। पास चॉइस ही नहीं है तो एक बार ये कर सकते हो, समझ रहे हो? मतलब 4 ऑप्शन है, समझ नहीं आ रहा है कौन बनेगा करोड़पति में, तो कुछ ना कुछ तो बोल ही दो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना, तो ये तब के लिए है, ऑप्शन नहीं है तो ऐसे चेक करके कर सकते हो, गलत होने के पूरे चांसेस। समझ गए? तो ये उनके लिए, बार बार हम फिर बोल रहे हैं, ये उनके लिए है जिनको ट्रेसिंग नहीं आए वो करें, जिनको ट्रेसिंग आती है उनको क्या करना है, शॉर्ट करके। ऑब्जेक्टिव पेपर नहीं आना है, ऑब्जेक्टिव होता तो फिर हम वैसे पढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया होगा शायद। तो ऐसे नहीं करना है। कब करोगे? जब ट्रेसिंग नहीं समझ आ रही है किसी कर्व की, तो एक बार ये ट्राई कर सकते हैं। सही होने के कुछ चांसेस तो होंगे, पूरे नहीं। जो लोग लेकिन अच्छी तरह सीख जाएंगे उनका भी सही होगा। और रफली डायग्राम भी बना सकते हो, अभी दिखाएंगे रफ डायग्राम बना पाओगे बिना स्टेप फॉलो किए, जो बाउंडेड कर्व हैं वो। ठीक है, तो अच्छी तरह समझ लिया सभी ने, ट्रेस करना है हमें, डायरेक्ट नहीं करना है।
एग्जाम में जैसे भी करो, वो घर पे जैसे भी करो, एग्जाम में ट्रेस करके ही करेंगे हम। नहीं, स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में ट्रेस कर लो। जैसे अभी कोई भी क्वेश्चन जो अभी हम करते आए हैं वो अब हम दें तुम लोग को, तो तुम लोग 1 मिनट में ट्रेस कर लोगे, 1 मिनट के अंदर अंदर। थ्योरी वगैरह कुछ नहीं लिखनी है, जितना फास्ट ट्रेस कर सकते हो उतना फास्ट कर लो। डायरेक्ट याद है किसी को कर्व, डायरेक्ट लिख लो। जो अभी बता रहे हैं वो रिकमेंड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें दिखाई ही नहीं देगा कर्व है क्या, उसमें डायरेक्ट लिमिट आ रही है। और जब एग्जामिनर चेक करेंगे तो वो ये भी देखेंगे कर्व इसने ड्रॉ किया है या नहीं। कर्व कैसे ड्रॉ किया है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एलिप्स हमें याद था, ड्रॉ कर लिया, वैसे ही सारे कर्व याद हैं, ड्रॉ कर लो, रफ में कर लो किसी भी तरह, लेकिन कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा। करते हैं आगे, अब वैसा ही कोई क्वेश्चन ले लेते हैं। समझ आ गया इतना? बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे। कर्व पहले ड्रॉ करो, फिर अगर लिखा है ट्रेस द कर्व देन फाइंड द एरिया, तो फिर स्टेप बाय स्टेप ट्रेस करना। अगर केवल ये लिखा है फाइंड द एरिया, तो फिर तुम लोग की चॉइस है कर्व कैसे ड्रॉ करना चाहते हो। तो रफ में मतलब रफली ड्रॉ कर लेना, शॉर्ट में। अगर किसी क्वेश्चन में लिमिट दी है तो उसको ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट देखो, ट्रेस ही नहीं कर पाओगे, कैटेनरी है ये, लिमिट 0 to a है, y इक्वल टू लॉग एक्स, हर कोई ट्रेस नहीं कर पाएगा। जो लोग ग्राफ पढ़ के आए हैं उन्हें पता है। y इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स नहीं कर पाओगे ट्रेस, क्योंकि हमने जो पढ़ा है वो तो एलजेब्रिक के लिए पढ़ा है, सिलेबस में ही एलजेब्रिक वाले फंक्शन है। ये एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर ये ट्रेस किया जा सकता है। एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर तो एलजेब्रिक है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है वो, तो अब ट्रेस कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं कर पाओगे। तो ट्रेस उसमें करना भी नहीं है। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किसी भी पार्ट को ट्रेस करना है क्या? नहीं करना है, क्योंकि इनिशियल और फाइनल लिमिट दी है सभी में। सेकंड क्वेश्चन में ट्रेस करना क्या है क्या? नहीं, y इक्वल टू 1 से y इक्वल टू 8 दिया है, y की लिमिट दी है तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, x dy। थर्ड में ट्रेस करना है क्या? x इक्वल टू c टू x इक्वल टू d, लिमिट दी हुई है, फिर भी अगर ट्रेस करना चाहो तो ये तुम लोगों की चॉइस है। समझ गए? थर्ड बताएं या समझ गए हो? फोर्थ कर ही लिया है हमने, फिफ्थ हो गया, सिक्स्थ क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 6 लिख लो। अभी जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब 12th में पढ़े हमने। हट गया था सिलेबस से, सब था ये। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। पैराबोला और लेटस रेक्टम के बीच का एरिया फाइंड करना है। इसमें देखो छोटे छोटे चेंजेस क्या होते हैं, क्या गलतियां हो जाती हैं इनमें। ड्रॉ कर लो एक्स वाई एक्सिस। पैराबोला ड्रॉ करेंगे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax कैसे ड्रॉ करते हो? पता है सभी को या बताएं? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax राइट साइड, नेगेटिव कर दोगे तो लेफ्ट साइड, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay अपर हाफ में, और नेगेटिव कर दोगे तो लोअर हाफ में बनेगा। ये कर्व कुछ इस तरह से बनेगा सिमेट्रिकली, ठीक है। लेटस रेक्टम क्या होता है? हिंदी में बोलते हैं नाभिलंब, फोकस पर परपेंडिकुलर। तो पहले फोकस पता करना होगा। फोकस क्या होगी इसकी? a, 0, और इस पर क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर, नॉर्मल। इसको ही बोलते हैं हम लेटस रेक्टम। 4a होता है, ठीक है। पैराबोला वाली क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी देखोगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे पैराबोला पे। हाँ, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम यहीं पर बता देंगे तुम लोग को कैसे कैसे किया जा सकता है और क्या क्या कर सकते हैं इनमें, क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे। अब क्या पूछा गया है उसमें? लेटस रेक्टम और पैराबोला के बीच का जो एरिया है वो पता करो। कौन सा एरिया फाइंड करना है?
ये वाला जो मार्क कर रहे हैं, और ये भी, अगर केवल अपर हाफ पूछा होता तो आप समझ गए मेन काम क्या है यहाँ पर। लिमिट तो बड़ी आसानी से आ जाएगी, लिमिट तो आसानी से आ जाएगी। क्या पुट करोगे बताओ, इसमें बाउंडेड नहीं है ये, तो इसमें थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 0, और x इक्वल टू 0 करोगे तो y इक्वल टू 0। लिमिट तो नहीं मिल रही है ना हमें, क्यों? क्योंकि ये बाउंडेड नहीं है, लूप नहीं बन रहा है। लूप वाले क्वेश्चन में हो जाता है, क्योंकि लूप वाला क्वेश्चन क्या होगा, एक जगह और आगे कट करेगा x एक्सिस या y एक्सिस को, तो वहां दो वैल्यू मिलती हैं, x की या y की, इनिशियल भी फाइनल भी। यहाँ पर तो ड्रॉ करना आना चाहिए। चलो बताओ मुझे क्या करेंगे। अब x की लिमिट लेंगे 0 से a तक। जब 0 टू a लेंगे तो क्या 2 का मल्टीप्लाई करना होगा? अगर 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, केवल अपर हाफ आएगा। x की लिमिट बताओ, x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a। अगर x इक्वल टू 0 से a लेंगे तो कर्व और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया आ जाएगा। कर्व और x एक्सिस से बाउंडेड एरिया ये है, बट कर्व और लेटस रेक्टम से बाउंडेड एरिया ये पूरा है, तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? अगर इसी क्वेश्चन में ये लिखा होता फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला बिटवीन द पैराबोला, अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला लेटस रेक्टम एंड एक्स एक्सिस, फिर 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते। देखो, पैराबोला लेटस रेक्टम एंड एक्स एक्सिस, इससे क्या है, या तो अपर या लोअर, कोई एक, तब 2 का मल्टीप्लाई नहीं करते। हाँ तो करेंगे उसमें। समझ आ गया? ये एरिया बताओ क्या होगा, एरिया बाउंडेड बाय क्या क्या, पैराबोला एंड इट्स लेटस रेक्टम। क्या लिखोगे? ए मान लें एरिया को, इंटीग्रेशन 0 टू a y dx। क्या ट्वाइस करना होगा हमें अगर पूरा एरिया फाइंड कर रहे हो? ठीक है, फिर इंटीग्रेट कर लेंगे। हाँ, अब इलिप्स वाला बताओ क्या पूछा हो। नहीं तो ऐसा कब किया? फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आया था केवल। क्या कहना चाहते हो, गलत पढ़ा रहे हैं? अच्छा, तो यही तो बोल रहे हो सर, इलिप्स लिया था तो ऐसा किया था। अब ये देखो ना, सब कुछ तो है सामने, देखो ये मार्क भी किया। तो नहीं बोला है मैंने, अभी तो नहीं बोला है, पहले कभी बोला हो शायद, पिछले साल पढ़े हो क्या? अभी तो नहीं बोला है। चलो देखो, यहां से यहां तक जब लिमिट लेंगे तो कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया आ जाएगा, और कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया तो यही है ना जो मार्क किया है हमने। और इसके अलावा और क्या बोला है, और ये बोला है कि अगर माइनस ए से लोगे ए तक तब भी अपर हाफ का ही आएगा ऊपर का। ये नहीं बोला है कि दोनों तरफ के आ जाएंगे, ये शायद पहले बोला होगा, लेकिन वो वॉल्यूम के लिए, टाइम ट्रेवल। अभी समझ गए? चलो करते हैं आगे, वॉल्यूम में बताएंगे ये सब। अभी तो जो बताया है वैसे ही करना है, नया नया ऐड मत करो। बताओ क्या करेंगे, y की वैल्यू बताओ। हाँ, y की वैल्यू बताओ, कहाँ से लिखेंगे? इक्वेशन से लिख लेंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, equation to the given parabola is
y square equal to 4ax, then y equal to 2 under root a under root x, area equal to 2 0 to a, y के प्लेस पर 2 अंडर रूट a अंडर रूट x dx। डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हो, 4 अंडर रूट a इंटीग्रेशन के बाहर, और अंडर रूट x का इंटीग्रेशन होता है x पावर 3/2 अपॉन 3/2, लिमिट 0 टू a इक्वल टू इस 2 का मल्टीप्लाई कर सकते हो इसमें 8/3 अंडर रूट a, एंड लिमिट अप्लाई करेंगे, सो a पावर 3/2 माइनस 0, a इक्वल टू 8/3, अंडर रूट a का मतलब है a पावर 1/2 और ये a पावर 3/2, सो 1/2 प्लस 3/2, a इक्वल टू 8/3 a स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा ये। अगर ये लिखा होता पैराबोला, लेटस रेक्टम और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करो, तो या तो अपर हाफ निकालते या लोअर हाफ, तो हम 2 का मल्टीप्लाई वहां नहीं करते। क्लियर हो गया है ये। और क्या क्या पूछ सकते हैं ये समझो। देखो, हो सकता है ये लिखा होता इसमें कि पैराबोला और वाई एक्सिस के बीच का एरिया फाइंड करो। आगे आएंगे भी ऐसे क्वेश्चन, पैराबोला एंड वाई एक्सिस, तो पैराबोला ये है, वाई एक्सिस ये है, इनके बीच का एरिया ये आता। अब ये एरिया क्योंकि वाई एक्सिस से बाउंडेड है, इसलिए एक्स की लिमिट से ये नहीं आ सकता है, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। इलिप्स में क्या था, इलिप्स में ये एरिया वाई एक्सिस से भी बाउंडेड है और एक्स एक्सिस से भी, और सेम एरिया है, तो एक्स से भी कर सकते थे और वाई से भी कर सकते थे। क्लियर हो गया ये। तो वाई की लिमिट क्या लेते हैं, वाई इक्वल टू 0 से वाई इक्वल टू 2a, a नहीं, क्योंकि ये पूरा 4a होता है, इतना तो 2a होगा ना, ये वाली हाइट कितनी होगी 2a, वो तो रफली ड्रॉ करते हैं, इसलिए ये a और वो a बराबर दिख रहा है, समझ गए। तो y की लिमिट क्या लिखते हैं, 0 टू 2a और x dy, फिर x की वैल्यू पुट करते हैं। आगे होगा ऐसा, नहीं होगा तो अलग से लिखा देते हैं। ये समझ आ गया सभी को, ठीक है, नोट कर लो जल्दी। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। क्या लिखा है क्वेश्चन, देखो, शो दैट द एरिया कट ऑफ अ पैराबोला बाय एंड डबल ऑर्डिनेट इज 2/3 द करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल कंटेन्ड बाय द डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट शायद नहीं समझते हो, वो अभी बता देते हैं हम क्या होता है। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स, ये तो बाद का काम है, 2 पार्ट है इसमें। क्या लिखना है, शो दैट एरिया ऑफ द पैराबोला बाय डबल ऑर्डिनेट। क्या एरिया पैराबोला और वर्टेक्स का फाइंड कर सकते हो, पैराबोला और वर्टेक्स का तो फाइंड कर सकते हैं, हाँ या नहीं। वर्टेक्स का मतलब, सॉरी, पैराबोला और लेटस रेक्टम का फाइंड कर सकते हो, लेटस रेक्टम और पैराबोला के बीच में। डबल ऑर्डिनेट समझो, ऑर्डिनेट किसको कहते हो वैसे, वाई के पॉइंट को कहते हो ना, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग ये समझ लेते हैं वाई की वैल्यू ऑर्डिनेट होती है। ऑर्डिनेट का मतलब हाइट, एब्सिसा का मतलब हॉरिजॉन्टल, ऑर्डिनेट का मतलब, तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, एक्स की वैल्यू ऑर्डिनेट कहलाती है। देखो कैसे, सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, ऑर्डिनेट वाई को कहते हो ना, लेकिन यहाँ एक छोटा सा कंफ्यूजन है जो अभी क्लियर हो जाएगा। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, पैराबोला ड्रॉ कर लेते हैं, एक रफली एक पैराबोला ड्रॉ कर लो, ये कर लिया।
ये आ जाएगा। डबल ऑर्डिनेट बताओ। शो दैट द एरिया कट ऑफ अ पैराबोला बाय एनी डबल ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट समझो पहले, नहीं, हाँ नेगेटिव वाई एक्सिस मतलब ये है ऑर्डिनेट, समझ रहे हो। डबल ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, नीचे भी कट कर देंगे, समझ। एनी डबल ऑर्डिनेट कह रहे हैं, एनी, एनी का मतलब समझते हो, कहीं भी ले सकते हैं, ये यहां भी ले सकते हैं, यहां भी ले सकते हैं, लेटर्स रेक्टम भी हो सकता है, लेकिन लेटर्स रेक्टम करके करोगे तब भी आंसर आएगा, और कुछ और लोगे तब भी आएगा। तो अब तुम लोग बताओ क्या लेना चाहते हो, वैसे ही सॉल्व कर दे। एनी का मतलब कुछ भी ले लें, तो ये डिस्टेंस अगर ए ले लोगे, ये ए डिस्टेंस पर ले लोगे ये लाइन, तो वो बन जाएगा लेटस रेक्टम, वो भी डबल ऑर्डिनेट है। लेटस रेक्टम भी एक क्या है, डबल ऑर्डिनेट। बट हम कैसे करें, ए डिस्टेंस पर लोगे, ए डिस्टेंस पर ले लो, ठीक है, या एम डिस्टेंस पर ले लो, जो भी लिखना चाहते हो। x इक्वल टू बी ले लें, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट क्या है, यही है ना। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, x इक्वल टू बी। कंफ्यूजन यही होता है, तुम लोगों ने पढ़ा है कि y की वैल्यू होती है डबल ऑर्डिनेट, वो कोऑर्डिनेट में y होता है ऑर्डिनेट, लेकिन ऑर्डिनेट का मतलब हाइट है। जब उसकी इक्वेशन लिखोगे तो x इक्वल टू ही तो आएगा, क्योंकि x को कट कर रहा है, समझ गए। तो बताओ क्या लिख लें, लेट आंसर वही आएगा, चाहे x इक्वल टू बी ले लो, x इक्वल टू ए, जो भी लेना चाहो तुम लोग, लेटर्स रेक्टम से करना चाहो तो उससे भी कर सकते हैं, क्योंकि आंसर में शो करना है, उसके अकॉर्डिंग वो रेक्टेंगल भी बदल जाएगा। सेकेंड पार्ट अभी मत पढ़ो, फर्स्ट पार्ट को समझो। शो दैट द एरिया कट ऑफ द पैराबोला बाय एनी डबल ऑर्डिनेट, ठीक है, पहले हमें एरिया फाइंड करना है पैराबोला का बाय एनी डबल ऑर्डिनेट। तो हम मान लेते हैं डबल ऑर्डिनेट कोई, डबल ऑर्डिनेट क्या होगा, पैरेलल टू y एक्सिस, एनी इक्वेशन। x इक्वल टू ए ले लोगे तो क्या हो जाएगा, वो लेटस रेक्टम ही बन जाएगा, क्योंकि a डिस्टेंस पर लेटस रेक्टम होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax का। तो हम कुछ और लिख लेते हैं, x इक्वल टू लैम्डा लिख लें, या x इक्वल टू b लिख लो। क्या लिखोगे, लेट x इक्वल टू लैम्डा बी एनी डबल ऑर्डिनेट, लेट x इक्वल टू लैम्डा बी एनी डबल ऑर्डिनेट, एनी डबल ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया ये। x इक्वल टू ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो, ये डिस्टेंस क्या होगी, लैम्डा। क्लियर हो गया। तो अब इससे बाउंडेड एरिया निकालना है हमें, पहले की तरह आएगा या नहीं, 8/3 लैम्डा स्क्वायर, हाँ या नहीं। अब देखो बताते हैं क्या करना है। एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड x इक्वल टू लैम्डा, x इक्वल टू लैम्डा मींस डबल ऑर्डिनेट। क्लियर हो गया ये। अच्छा डबल, अब कुछ लोगों को लगेगा डबल ऑर्डिनेट लिखा है तब भी x इक्वल टू लैम्डा, और ऑर्डिनेट लिखा होता तब भी x इक्वल टू लैम्डा। डबल ऑर्डिनेट में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे भी, समझ रहे हो। डबल ऑर्डिनेट में मतलब नीचे वाला पार्ट भी लेंगे, ऊपर वाला पार्ट भी लेंगे, यही तो लोग हैं। फिर चलो बताओ क्या करें। a इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू लैम्डा y dx, एंड बाहर 2 लिखोगे। एज प्रीवियस क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन में लिमिट थी 0 टू a, तो प्रीवियस क्वेश्चन से डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वहां लिमिट, यहां देख रहे हो 0 टू लैम्डा है और a क्वेश्चन में है, तो वो क्वेश्चन वाला a कैलकुलेट हो गया था। यहाँ तो लैम्डा लिख रहे हो ना, a क्यूब नहीं, लैम्डा क्यूब नहीं आएगा, यहाँ a और लैम्डा में आएगी क्वेश्चन आंसर। सॉल्व करना पड़ेगा, सिमेट्री मत अप्लाई करना। बताओ इक्वेशन टू दी पैराबोला, डायरेक्ट लिख लेते हैं। वी हैव y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, देन y इक्वल टू 2 अंडर रूट a
अंडर रूट एक्स ए इक्वल टू 2 इंटीग्रेशन 0 टू लैम्डा 2 अंडर रूट ए अंडर रूट एक्स dx a इक्वल टू 4 अंडर रूट ए एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन आएगा x पावर 3/2 अपॉन 3/2। क्लियर? लिमिट क्या लिखोगे? 0 टू लैम्डा a इक्वल टू 8 अंडर रूट ए अपॉन 3 एंड लिमिट अप्लाई करो लैम्डा पावर 3/2। ये बताओ क्लियर हुआ या नहीं? तो एरिया कट ऑफ अ पैराबोला बाय एनी डबल ऑर्डिनेट, पैराबोला और डबल ऑर्डिनेट से ये क्लियर हो गया, ये एरिया आएगा किसके बराबर होना चाहिए? करस्पॉन्डिंग rectangle by double ordinate and its distance from the vertex। डबल ऑर्डिनेट और वर्टेक्स से एक डिस्टेंस निकालो। रेक्टेंगल कैसे बनता है? लेंथ और ब्रेड्थ से। तो डबल ऑर्डिनेट और डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, दो डिस्टेंस दे दी गई, इससे रेक्टेंगल कौन सा बन रहा है देख के करो, देख के बताओ। डबल ऑर्डिनेट एंड डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, देखो डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स यही है, और डबल ऑर्डिनेट देख रहे हो। अब डबल ऑर्डिनेट और डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स से जो रेक्टेंगल बन रहा है वो दिखाओ जरा, वो क्या होगा? क्या वो ये होगा? ये होगा या नहीं? अब बताओ इसका एरिया क्या होगा? लैम्डा पावर 3/2 कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या? ठीक है, इसका एरिया बताओ क्या आएगा? इज इक्वल टू ही लिखा है ना, 2/3 लिखा है, 2/3 लिखा है, तो फिर तो किया जाए। अब इसका एरिया बताओ कैसे निकालोगे? हाँ नहीं, इसकी लेंथ ये तो पता है, ब्रेथ तो पता है लैम्डा, अगर हाइट और पता चल जाए तो एरिया तो सबको निकालना आता है। ये क्यों करोगे इंटीग्रेशन से? तो लेंथ इनटू ब्रेथ जानते हो, लेकिन अगर ये पता चल जाए, डबल ऑर्डिनेट की लेंथ पता चल जाए, और वो बड़ी आसानी से आ सकता है, ये बड़ी आसानी से आ सकता है। जैसे देखो, वैसे तो ये अभी सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन अगर जो लोग ये एग्जाम्पल ले लेते, उनका पता है क्या आता? ये आता। और ये डिस्टेंस कितनी होती है? 2a, हाँ या नहीं? ये डिस्टेंस कितनी होती है? a, तो उनका आता 2a इंटू a, यही आता 2a स्क्वायर आ जाता या नहीं? 2a स्क्वायर आ जाता। ये किसका एरिया? रेक्टेंगल का। सपोज उसको a मान लिया और इसको a1 मान लिया, तो हमें क्या प्रूव करना है? 2/3 है। अब देखो ध्यान से, a इक्वल टू 2/3, ये 2 ही आएगा या 4 आएगा? ये बताओ। 2a ये 4a होगा ना पूरा, ये कितना आएगा? 4a स्क्वायर। तो बताओ 2/3 4a स्क्वायर लिख सकते हो उसको, और 4a स्क्वायर को क्या लिख देते हैं? a1। तो एरिया ऑफ द पैराबोला इज 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। समझ आया? ये इससे भी कर सकते थे, नहीं समझ पा रहे हो शायद क्या कह रहे हैं, लेकिन क्योंकि रेक्टेंगल भी एक क्या है? डबल ऑर्डिनेट, तो कर, सॉरी रेक्टेंगल नहीं, और ये लेटस रेक्टम भी क्या है? एक डबल ऑर्डिनेट, लेकिन उसमें लिखा था एनी डबल ऑर्डिनेट, और लेटस रेक्टम तो एक फिक्स्ड डबल ऑर्डिनेट है। तो हम अगर केवल लेटस रेक्टम के लिए प्रूव कर दें तो वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि हो सकता है लेटस रेक्टम के लिए है, जबकि प्रूव क्या करना है? एनी डबल ऑर्डिनेट। अब हम एनी के लिए प्रूव करने वाले हैं, तो ज्यादा सही तो ये है ना, आसान वो लगता है, उससे भी कर सकते हो, लेकिन इससे करोगे तो वो सारे ऑर्डिनेट के लिए हो जाएगा, क्योंकि लैम्डा कहीं भी हो सकता है और ए फिक्स है वहां पर। पैराबोला में एक कहां पर आएगा? फोकस पर। क्लियर हो गया ये?
तो किसका एरिया फाइंड करना है अभी हमें? इसको कुछ मान लेते हैं, क्या मानोगे? ए बी सी डी, रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया कैसे आएगा? पहले हमें पता करना पड़ेगा हाइट, ऑर्डिनेट, डबल ऑर्डिनेट। डबल ऑर्डिनेट कितना है? वो हाइट देख रहे हो ना, बीसी। बीसी, हाँ, कैसे निकालोगे 4 लैम्डा? देखो यहां पर अगर हमें y पता चल जाए, ये y, तो डबल कर देंगे उसका। यहां पर x कितना है? लैम्डा है। x की वैल्यू रख के पैराबोला में लिखो ना, तब आएगा y। ऐसे नहीं कर सकते हो डायरेक्ट, समझ रहे हो? इक्वेशन टू दी पैराबोला। टू वाई है या नहीं? डबल ऑर्डिनेट 2y है, y और y, 2y हो जाएगा। अगर y की वैल्यू पता चल जाए तो डबल कर देंगे। y स्क्वेयर इक्वल टू 4ax, क्या पुट करोगे? x इक्वल टू लैम्डा, देन y स्क्वेयर इक्वल टू 4a लैम्डा, सो y इक्वल टू 2 अंडर रूट a लैम्डा पावर 1/2, मतलब अंडर रूट लैम्डा लिख सकते हैं। ये आएगा। डबल ऑर्डिनेट बताओ, बोलो। डबल ऑर्डिनेट रिप्रेजेंट किससे कर रहे हो? BC इक्वल टू 2y, मतलब 4 अंडर रूट a लैम्डा पावर 1/2। ये बताओ क्लियर हुआ या नहीं? अगर बहुत मुश्किल लग रहा है तो फिर लेटस रेक्टम वाला कर लो, लेकिन शायद समझ पा रहे होगे बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और लेटस रेक्टम फिक्स कंडीशन है एक, जबकि ये किसी के लिए भी होगा, कितना भी आगे ले लो। डबल ऑर्डिनेट, ये क्लियर? किसका एरिया फाइंड करोगे अब? एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, A1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है? 4 अंडर रूट a लैम्डा पावर 1/2 इंटू लैम्डा। A1 इक्वल टू 4 अंडर रूट a लैम्डा पावर 3/2। हमें प्रूव क्या करना है? एरिया जो पैराबोला का फाइंड किया है वो 2/3 है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो 2/3 अलग नहीं कर पाते हो तो दोनों का डिवाइड कर लो, अपने आप बैलेंस हो जाएगा। नाउ क्या फाइंड कर रहे हैं? A अपॉन A1। नाउ A अपॉन A1 इक्वल टू, A के प्लेस पर 8 अंडर रूट a अपॉन 3 लैम्डा पावर 3/2, डिनोमिनेटर में 4 अंडर रूट a लैम्डा पावर 3/2। ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये 2। A अपॉन A1 इक्वल टू 2 अपॉन 3, ओनली 2 अपॉन 3, सो A इक्वल टू 2 अपॉन 3 A1। अगर ठीक से समझ रहे हो तो A क्या था? शॉर्ट में लिख देते हैं, एरिया ऑफ पैराबोला। पैराबोला का मतलब एरिया ऑफ पैराबोला एंड एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला एंड डबल ऑर्डिनेट। क्लियर हो रहा है ना? ये शॉर्ट में लिख रहे हैं, इक्वल टू 2/3 ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। अब बताओ ये समझ पाए हो या नहीं? हमें क्या प्रूव करना था? एरिया ऑफ द पैराबोला बाउंडेड बाय एनी डबल ऑर्डिनेट इज 2/3 of the corresponding rectangle contained by the double ordinate and its distance from the vertex। वर्टेक्स से जो डिस्टेंस होगी और डबल ऑर्डिनेट, इन दोनों से जो करस्पॉन्डिंग रेक्टेंगल बनेगा, एरिया ऑफ पैराबोला रेक्टेंगल का 2/3 होगा। समझ रहे हो? ऐसा तो नहीं लग रहा है ये 2/3 है?
क्योंकि 2/3 का मल्टीप्लाई तो इसमें ही हो रहा है। तो 2/3 बताओ ए है या A1 है? A1 का 2/3 है। A1 का 2/3 है, मतलब A1 के 2/3 के बराबर है। 2/3 करोगे जब A1 को, तो बड़ा कौन सा एरिया है, A या A1? अच्छा, ये डायग्राम में दिख रहा है कौन सा बड़ा है। ये है A1 पूरा, ये A है, डायग्राम से ही दिख रहा है। मतलब पैराबोला का एरिया बड़ा आएगा। रेक्टेंगल कैसे, ये दिख रहा है ना, रेक्टेंगल में का 2/3 किया तब A के बराबर है। 2/3 का मतलब 1 से छोटी वैल्यू। चलो समझ गए होगे अब ये सारी चीजें क्या बतानी, समझ आ गया इतना? आगे करें अब। चलो देखो, अब अच्छे क्वेश्चंस हैं। जैसे पैराबोला के और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन वो घर पे करोगे ना हम लोग, वरना यही चलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 9, अब लूप आ गया। देखोगे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वही मिलेंगे जो हमने ट्रेस किए हैं। देख भी रहे होगे 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 सब ट्रेस किए हैं। सब ट्रेस किए हैं, लेकिन सब ने नहीं। सबसे पहले कौन सा बताएं, वही लिख लेते हैं कंटिन्यूअसली। क्वेश्चन नंबर 8 लिखो। क्वेश्चन नंबर 8। अब इसमें लिखा है ट्रेस द कर्व ay square equal to x square a minus x and show that the area of its loop is 8a square upon 15। अब इस बार लिखा है ट्रेस करना है, स्टेप बाय स्टेप करना। लिखा होता फाइंड द एरिया ओनली, तो फिर शॉर्ट में कर लेते हैं हम, ठीक है। इसको पहले ट्रेस करेंगे। ट्रेस करना आता है सभी को? ए वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर ब्रैकेट में a माइनस एक्स, इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सबसे पहले कर्व को ट्रेस करेंगे, उसके लिए सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1, सिमेट्री। सिमेट्री सिमेट्री कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले पावर ऑफ एक्स आर ऑल इवन और नॉट, पावर ऑफ एक्स, पावर ऑफ वाई आर ऑल इवन और नॉट। तो सबसे पहले एक्स की सभी पावर इवन है क्या? नहीं। वाई की सारी पावर इवन है। देयरफॉर कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट, कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्सेस ऑफ एक्स। फिर एक्स के प्लेस पर माइनस एक्स रखेंगे एंड वाई के प्लेस पर माइनस वाई, तो कर्व चेंज हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस एक्स हो जाएगा ब्रैकेट में। फिर एक्स के प्लेस पर वाई एंड वाई के प्लेस पर एक्स रखेंगे, तब भी कर्व चेंज हो जाएगा। चारों सिमेट्री हमने चेक कर ली, केवल एक ही सिमेट्री है, वो ही लिखनी पड़ेगी हमें। स्टेप 2, कर्व पासेस थ्रू ओरिजिन और नॉट। कर्व 0 0 से पास होता है या नहीं? पास करा के देखेंगे। 0 यहां लिखो और यहां लिखो। कर्व 0 0 से पास होता है। कर्व passes through origin। अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है तो हम टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। कैसे? Therefore tangent at origin कैसे फाइंड करोगे? लोएस्ट डिग्री टर्म्स इक्वल टू 0। लोएस्ट डिग्री टर्म चेक करो, ये आएगा एक्स स्क्वेयर, ये आएगा एक्स क्यूब। और जब सॉल्व करोगे, चाहो तो रफली सॉल्व करके बता देते हैं, इनका पहले मल्टीप्लाई करना। ए वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब।
सो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये 3 डिग्री है, ये 2 एंड ये भी 2, तो लोएस्ट 2 डिग्री हुई। 2 डिग्री के टर्म को 0 कर दो तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। 2 टेंजेंट मिल जाएंगे, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। स्टेप 3, स्टेप 3 एसिम्पटोट्स पता करेंगे। एसिम्पटोट्स पता करने का तरीका क्या है? सबसे पहले एक्सपैंड कर लेंगे कर्व को, और एक्सपैंड करेंगे तो क्या मिलेगा? एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड जो हाईएस्ट डिग्री है, मैक्सिमम उतनी ही एसिम्पटोट्स हो सकती हैं। हाईएस्ट डिग्री इसकी 3 है, मैक्सिमम इसकी ये प्लस है। हाईएस्ट डिग्री जितनी होगी उतनी ही मैक्सिमम एसिम्पटोट्स हो सकती हैं। हाईएस्ट डिग्री 3 है, मतलब 3 एसिम्पटोट्स हो सकती हैं। सबसे पहले पैरेलल एसिम्पटोट्स पता करेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट डिग्री ऑफ एक्स एंड वाई आर कांस्टेंट, देन नो एसिम्पटोट पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई की सबसे बड़ी पार, जो हाईएस्ट पार है, उनके कोएफिशिएंट क्योंकि कांस्टेंट है, इसलिए एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल कोई एसिम्पटोट नहीं है। फिर अनपैरेलल एसिम्पटोट्स के लिए हम पुट करते हैं इन द हाईएस्ट डिग्री टर्म x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m। हाईएस्ट डिग्री केवल यही है, हाईएस्ट डिग्री केवल यही है। और हाईएस्ट डिग्री अगर ये है तो फिर x के प्लेस पर 1 पुट करेंगे एंड y के प्लेस पर m पुट करेंगे। तो यहाँ पर y है नहीं, मतलब m की वैल्यू नहीं मिलेगी हमें, एसिम्पटोट नहीं है इसकी। क्लियर हो गया? तो हम लिख लेंगे इस कर्व की एसिम्पटोट नहीं है। एक्स क्यूब माइनस प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, यही बोल रहे थे। क्या लिखोगे? कर्व है नो एसिम्पटोट्स, कोई भी एसिम्पटोट नहीं है कर्व की। स्टेप 4, स्टेप 4 में फाइंड करेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। स्टेप 4, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्सिस कैसे फाइंड करना होता है? पहले x के प्लेस पर 0 पुट करो, y को कहाँ क्रॉस करेगा कर्व ये पता चल जाएगा, एंड y को 0 करो तो ये पता चल जाएगा x को कहाँ क्रॉस करेगा। देन पुट x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0 एंड पुट y इक्वल टू 0, सो x इक्वल टू a। एक पॉइंट मिल गया हमें a,0, और इससे आएगा 0,0। ऑलरेडी पता कर चुके हैं 0,0 से पास होता है कर्व, तो एक पॉइंट तो कॉमन आता ही है। स्टेप 5, एग्जिस्टेंस एंड कर्व ट्रेसिंग। एग्जिस्टेंस एंड कर्व ट्रेसिंग। एग्जिस्टेंस के साथ में ही कर्व ट्रेसिंग पता करेंगे, मतलब कर्व ट्रेसिंग के साथ में ही एग्जिस्टेंस पता करेंगे। सबसे पहले 0, 0 से कर्व पास होता है या नहीं ये पता करो। कर्व 0, 0 से पास होता है तो इसको मार्क कर लेंगे, और फिर हम वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिससे ये डिसाइड होगा कर्व 0, 0 से किस डायरेक्शन में पास होगा। 0, 0 मतलब ओरिजिन पर टेंजेंट है y इक्वल टू एक्स एंड y इक्वल टू माइनस एक्स। y इक्वल टू एक्स का मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री पर हमने ड्रॉ कर ली ये लाइन। चाहो तो यहीं तक लिख सकते हो इसको। 45 डिग्री पर एक लाइन ड्रॉ कर ली, ये टेंजेंट है ओरिजिन पर।
एंड y इक्वल टू माइनस एक्स 135 पर। अब कुछ नहीं हो सकता है तुम लोगों का। y इक्वल टू माइनस एक्स कैसे ड्रॉ करोगे? समझ गए क्यों डाटा था अभी? तो y इक्वल टू एक्स ड्रॉ करना सभी को आता है। y इक्वल टू एक्स और 135 पर क्या आएगा? y इक्वल टू माइनस एक्स। तो एक्चुअली पहला एक्सपीरियंस है ना ऐसे बच्चों के साथ, वरना नहीं ऐसे नहीं डांटते, हमेशा नहीं होता है। तुम लोग पूछो ना अपने जो सीनियर्स पढ़े हैं तुम लोग के भाई बहन, अच्छे बच्चे आते थे। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ऐसा कि कोई कुछ भी पूछ रहा है। y इक्वल टू माइनस एक्स कल से पढ़ते आए हैं, y इक्वल टू माइनस, कल भी सेम क्वेश्चन किया था हमने, परसों भी किया था। कोई बात नहीं, ठीक है, समझ आ गया ये। वैसे 2-3 दिनों से हम ट्रेस कर रहे हैं, तो y इक्वल टू माइनस एक्स कहीं ना कहीं तो किया होगा हमने, कई बार किया है। कोई बात नहीं, नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन, क्योंकि हम छोटी क्लास में नहीं हैं। y इक्वल टू एक्स 45 एंगल पर बनेगा और y इक्वल टू माइनस एक्स 135 पर। इसमें क्या कंफ्यूजन हो सकता है? क्लियर हो गया ये सभी को? ये टेंजेंट बहुत आगे तक ड्रॉ मत करना, जिससे, क्योंकि आगे तक ड्रॉ करोगे तो एक्सिस्टेंस में प्रॉब्लम आ सकती है। हम मार्क कर देते हैं कर्व किस डायरेक्शन में जाएगा। कर्व इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां से यहां पर इस डायरेक्शन में कर्व जाएगा, इनको टच करते हुए कर्व जाएगा ओरिजिन से। ये क्लियर है सभी को? अब हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ड्रॉ कर लेते हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है a,0। ए डिसाइड कर लेते हैं एक लेंथ, सपोज हमने ए ये डिस्टेंस लिख ली। ये वाली डिस्टेंस कितनी, यहां से यहां तक, सॉरी, ये डिस्टेंस हमने लिख ली ए, यहां से यहां तक। तो डिवाइडर ड्रॉ करोगे, यहां लिख के दिखा देते हैं। a,0 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ए अगर ये डिस्टेंस लिख रहे हो तो ये पॉइंट आएगा a,0, और इस पॉइंट पर एक डिवाइडिंग लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जिससे हम एग्जिस्टेंस आसानी से पता कर पाए। एग्जिस्टेंस इस डिवाइडिंग लाइन के लेफ्ट साइड पता करेंगे, फिर राइट साइड पता करेंगे कहां कहां कर्व एग्जिस्ट है। आगे बताओ क्या करना चाहिए? हाँ, सेपरेट कर लेंगे। सबसे पहले तो क्योंकि एक्स एक्सिस पर पॉइंट है तो y को सेपरेट कर लेंगे, और y को कर्व से सेपरेट करोगे फ्रॉम गिवन कर्व, y इक्वल टू प्लस माइनस x अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए। अलग इसलिए कर दिया अंडर रूट ए को क्योंकि उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, हमें तो चेक करना है x की वैल्यू। व्हेन x पॉजिटिव बट लेस देन ए, दैट इज x जब 0 से a के बीच में होगा। इफ x पॉजिटिव एंड x इज लेस देन a, दैट इज इस पोर्शन की बात कर रहे हैं। y चेक करेंगे, अगर x की वैल्यू लेस देन a लिखोगे तो अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा सो y इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव। ये क्लियर होगा? अगर ये प्लस माइनस नहीं लिखना चाहते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां ओनली प्लस आएगा। एंड कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, सो जो कर्व यहां बनेगा वही हम यहां कर देंगे। तो यहां कर्व एग्जिस्ट है। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन a, मतलब इस डिवाइडिंग लाइन के आगे इफ x पॉजिटिव एंड x इज ग्रेटर देन a, जब ग्रेटर देन a वैल्यू पुट करोगे सो y आ जाएगा इमेजिनरी।
क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आएगा। कर्व यहाँ और यहाँ नहीं है। अब एक पोर्शन और रह गया, x व्हेन x इज नेगेटिव, ओनली नेगेटिव, कोई बाउंडेशन नहीं है। मतलब इस वाले पोर्शन की बात कर रहे हैं, टेंजेंट से इस तरफ कर्व आ सकता है। क्या लिखोगे? इफ x नेगेटिव एंड ओनली नेगेटिव, ओनली नेगेटिव का मतलब x इज लेस देन 0। जब नेगेटिव वैल्यू लिखोगे यहां पर x की तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो y इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव। मतलब कर्व यहां भी है और यहां भी है। एग्जिस्टेंस शायद समझ गए होगे। एग्जिस्टेंस क्लियर हो गया? वैसे तो ये रफ डायग्राम है, तो लूप इतना टाइम जो दिया है हमने वो बिल्कुल नहीं देना पड़ेगा, शॉर्ट में बताएंगे कैसे बनाना था। ऐसे में पूरा कर्व ट्रेस करने की जरूरत नहीं होती है। अगर लिखा होता ओनली एरिया फाइंड करो, क्योंकि लिखा है कर्व ट्रेसिंग इसलिए हम फाइंड कर रहे हैं। अगर लिखा होता फाइंड द एरिया ऑफ द लूप, तो केवल हम लूप बना के दिखा देते शॉर्ट में। कैसे वो अभी बताते हैं। ये क्लियर हो गया सभी को? अब ड्रॉ करेंगे कर्व को। तो कर्व यहां से जाएगा, यहां नोड भी बन सकता है, कस्प भी बन सकता है। तो यहां पर टेंजेंट पता कर लो। टेंजेंट पता करेंगे तो बड़ी आसानी से पता चल जाएगा हमें कर्व इस तरह से बन रहा है या फिर इसको टच कर रहा है। हाँ, तो स्टेप 6 ऐड कर लें यहां पर। क्या फाइंड कर रहे हो? इक्वेशन टू द टेंजेंट एट पॉइंट, इक्वेशन टू द टेंजेंट। उसके लिए पहले dy अपॉन dx फाइंड करना होगा। सो ay स्क्वेयर इक्वल टू एक्स स्क्वेयर a माइनस एक्स। देन डिफरेंशिएट करेंगे, सो 2a dy ओवर dx, 2ay dy ओवर dx इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 प्लस a माइनस एक्स 2x। क्लियर है ये? dy अपॉन dx क्या आ जाएगा? इनका मल्टीप्लाई कर देता है, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस 2ax एंड माइनस 2x स्क्वेयर, डिनोमिनेटर में 2ay। क्लियर? dy अपॉन dx क्या आएगा? माइनस 3x स्क्वेयर प्लस 2ax अपॉन 2ay। dy अपॉन dx किस पॉइंट पर फाइंड करोगे? a, 0, देन इंफिनिटी आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 लिखोगे तो ये इंफिनिटी आ जाएगा। इक्वेशन टू द टेंजेंट एट a, 0, y माइनस y1 इक्वल टू dy अपॉन dx x माइनस x1। ये क्लियर है अच्छी तरह सभी को? क्या करेंगे? पॉइंट पुट कर देता है। ये इस तरह से पुट करते हैं, y माइनस y1 के प्लेस पर 0 इक्वल टू dy अपॉन dx है इंफिनिटी, मतलब 1 अपॉन 0 लिखेंगे उसको, और x माइनस x1 के प्लेस पर a। क्रॉस करके फाइंड करेंगे तो x इक्वल टू क्या मिल जाएगा? x इक्वल टू a टेंजेंट है किस पॉइंट पर? a, 0। तो टेंजेंट x इक्वल टू a है। अगर x y इक्वल टू 0 आता तो हम x एक्सिस कर देते टेंजेंट। मतलब अब क्लियरली दिखाई दे रहा है सबको कर्व किस तरह से ड्रॉ करना होगा। कैसे ड्रॉ करेंगे कर्व को? यहां से कर्व आएगा और इसको टच करेगा बाय सिमेट्री। कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। तो शायद समझ गए होगे कैसा कर्व बनेगा, लूप की तरह। ये इसका हमें एरिया फाइंड करना है। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि कर्व लेफ्ट हाफ में भी है, लेकिन यहां पर कोई बाउंडेशन नहीं है। तो कर्व यहां से
ऐसे बना के छोड़ सकते हो, बस स्ट्रेट लाइन मत बनाना। कैसे कर दोगे, इसको टच करते हुए यहाँ और इसको टच करते हुए सिमेट्री से यहाँ, बताया था एंड नहीं होता है तो वहां पर छोड़ देते हैं कर्व को। किसका एरिया फाइंड करना है हमें इस लूप का एरिया फाइंड करना है। तो पहले इसकी लिमिट पता करनी होगी, क्या एक्स एक्सिस में लिमिट है, वाई एक्सिस में लिमिट नहीं है। x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, लिमिट क्लियर हो गई सभी को। पूरे लूप का एरिया फाइंड करना है, जब हम x इक्वल टू 0 टू a लेंगे तो अपर हाफ आएगा, 2 का डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट लूप आ जाएगा। हाँ, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट लूप का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो जब भी कंफ्यूजन हो डबल करना है या नहीं, तो ये देखेंगे हम, जो लिमिट हम ले रहे हैं x की अगर लिमिट ले रहे हैं तो x एक्सिस और कर्व के बीच का आएगा, x एक्सिस और कर्व का बाउंडेड एरिया आएगा। फिर बाद में देखेंगे 2 का डिवाइड करना है या नहीं, समझ गए। तो x एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया क्या मिलेगा हमें, अगर लिमिट 0 टू a, अगर लिमिट 0 टू a लेंगे तो ये कर्व है और ये x एक्सिस है, x एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया आ जाएगा। लेकिन कंप्लीट लूप का फाइंड करना है तो हमें 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब एरिया फाइंड कर रहे हैं इसका। कर्व की इक्वेशन दोबारा से बोल दो इस पेज में, इक्वेशन टू द कर्व ay स्क्वायर इक्वल टू a माइनस एक्स। एरिया ऑफ द लूप ऑफ दिस कर्व इक्वल टू एरिया ऑफ द लूप ऑफ दिस कर्व इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू a y dx, डबल करेंगे क्या, डबल कर लिया, इक्वल टू 0 टू a, y की वैल्यू पुट करनी होगी क्योंकि हम ट्रेस कर रहे थे और ट्रेसिंग में हमने y को सेपरेट किया था, तो अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। y था x अंडर रूट a अपॉन a माइनस एक्स, x अंडर रूट a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a। एरिया नेगेटिव नहीं होता है तो प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। x अपॉन अंडर रूट a एंड अंडर रूट a माइनस एक्स dx, 2 अपॉन अंडर रूट a, ये इंटीग्रेशन के बाहर लिख सकते हो, एंड 0 टू a। ध्यान से समझो, फिर से हमारे पास बहुत सारी चॉइस हैं। कुछ लोग प्रोडक्ट फॉर्मूला से करेंगे, प्रोडक्ट फॉर्मूला से करोगे तो फर्स्ट इसको सेकंड इसको, सॉरी फर्स्ट इसको सेकंड इसको, क्योंकि अगले स्टेप में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन होगा और x1 बन जाएगा। प्रोडक्ट फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और बीटा फंक्शन से भी कर सकते हैं और गामा फंक्शन से भी कर सकते हैं। गामा फंक्शन से करना है तो x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा, और बीटा फंक्शन से करना है तो x अपॉन a को t। क्या करोगे, यहाँ बीटा गामा फंक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सीधे प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करके कर देते हैं। तो चाहो तो x इक्वल टू a साइन स्क्वायर थीटा या x अपॉन a को t मान के कर सकते हैं। x अपॉन a कैसे आएगा, जब हम a कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर दें, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड a माइनस एक्स होल पावर 1/2 का इंटीग्रेशन a माइनस एक्स होल पावर 3/2 अपॉन 3/2, और माइनस का भी डिवाइड होगा, माइनस इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 1 आ जाएगा एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड a माइनस एक्स होल पावर 3/2 अपॉन 3/2, और माइनस का भी डिवाइड करेंगे क्योंकि x का कोएफिशिएंट माइनस है dx। जो पार्ट इंटीग्रेट हो गया उस पर लिमिट हम इस तरह से लिखते हैं 0 टू a, और इस पर तो इंटीग्रेशन में ही आएगा 2 अपॉन अंडर रूट a। लिमिट अप्लाई करते हैं इसमें, जब a पुट करोगे तो 0 आएगा और जब 0 पुट करोगे तो भी 0। क्लियर है, ये बीच में ये माइनस साइन है, माइनस, और ये माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2/3 एंड a माइनस एक्स होल पावर 3/2 का। ये डायरेक्ट कैसे फॉर्मूला लग रहा है समझ रहे हो, क्योंकि लीनियर एल्जेब्रिक है ये। अगर
यहां पर x की कोई पावर आ जाती फिर ये डायरेक्ट नहीं होता। a माइनस एक्स होल पावर 3/2 का इंटीग्रेशन a माइनस एक्स होल पावर 5/2 अपॉन 5/2 और माइनस का भी डिवाइड होगा और इस पर लिमिट क्या लिख लें 0 to a। क्लियर। सबसे पहले 2/√a सबसे पहले अपर लिमिट अप्लाई करो। पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसको। 2/√a ब्रैकेट के अंदर -4/15 एंड ब्रैकेट में ये बचेगा केवल और इस पर लिमिट अप्लाई कर रहे हैं। लिमिट अप्लाई करेंगे तो अपर लिमिट में क्या लिखोगे a और a लिखने पर ये 0 हो जाएगा माइनस लोअर लिमिट जब 0 पुट करोगे सो a पावर 5/2 माइनस 8/15 और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा माइनस a पावर 5/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8/15 एज इट इज। √a का मतलब है a पावर 1/2 जब डिवाइड करेंगे तो a पावर 5/2 माइनस 1/2 4/2 मतलब a स्क्वायर आ जाएगा। आंसर है 8/15 a स्क्वायर। ये बीटा फंक्शन से भी कर सकते थे गामा से भी कर सकते थे लेकिन जब हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन पता है जैसे पिछला क्वेश्चन भी जो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन किया आज हमने उसमें तीनों तरीकों से किए हैं किसी भी तरीके से इंटीग्रेट करो। इस क्लास के बाद एटलीस्ट ये समझ में आ गया होगा कि नया कुछ पढ़ना ही नहीं है हमें कुछ दिनों तक। अगर हमें इंटीग्रेशन करना आता है और कॉन्सेप्ट क्या समझे हम केवल लिमिट निकालना। इसी क्वेश्चन को अगर ये लिखा होता ट्रेस नहीं करना है अगर ये लिखा होता फाइंड द एरिया तो हम शॉर्ट में ट्रेस कर सकते थे। ठीक है केवल लूप बनाने की जरूरत थी। ठीक है फिर भी अगर ट्रेसिंग में कोई प्रॉब्लम आए तो एक काम ये कर सकते थे ay² = x² a माइनस एक्स। ठीक है सबसे पहले तो या तो y की लिमिट पता कर लो या फिर x की लिमिट। तो यहां देख रहे हो x = 0 पर y 0 है y के लिए तो लिमिट है ही नहीं और देख भी रहे थे कर्व में y की तरफ कर्व नहीं बन रहा है y एक्सिस में लिमिट नहीं है और कर्व छोड़ो ये मान के चलो ट्रेसिंग नहीं पता है हमें। पुट y = 0 अगर y = 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू एक 0 आएगी और एक a तो ये x में लिमिट पता चल गई इनिशियल से फाइनल। और जब भी ऐसा लिखा हो a - x a - 2x a - x होल स्क्वायर तो वहां लूप बनता है। अब जब पता ही था कि लूप दिया है ना क्वेश्चन में लूप का मतलब बाउंडेड होगा ओपन कर्व नहीं होगा तो हम क्या करेंगे रफली 0 से a तक ये है x = 0 और यहां है x = a एक लूप बना देंगे। इसका एरिया आ गया। कोई स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है डायग्राम बनाना है लेकिन ऐसे बना सकते हो बाकी तुम लोग की चॉइस है कैसे करना है। इस तरफ भी कर्व था लेकिन इससे कोई नहीं मतलब क्योंकि इसमें लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द लूप तो लूप बनाओ और उसका एरिया फाइंड करो। क्लियर। अच्छा और फिर भी अगर ये डायग्राम नहीं पता है तो ये लिमिट आ गई 0 से a लिमिट तो क्लियर हो गई 0 से a y dx। एरिया फाइंड करना है हमें रिक्वायर्ड एरिया को ट्वाइस करना है या नहीं डबल करना है या नहीं ये कैसे पता चलेगा सिमेट्री से या फिर यहां अगर प्लस माइनस आ रहा है तो डबल करना पड़ेगा। समझ गए क्योंकि कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस और x एक्सिस की लिमिट के लिए फाइंड कर रहे हैं। दोनों तरफ कर्व है लेकिन जब हम लिमिट लेते हैं तो कोई एक आता है या अपर हाफ या लोअर हाफ तो इसमें 2 का डिवाइड करना 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देख रहे हो कर्व हमने ट्रेस भी नहीं किया फिर भी निकाल लिया। ये सब तब करते हम जब ऑब्जेक्टिव पेपर होता तो और शॉर्ट तरीके भी सीखते हम लेकिन कोई जरूरत नहीं है इनकी। कभी किसी कर्व में प्रॉब्लम आ रही हो तो ऐसे कर लेना। ठीक है तो आगे देखोगे अब ये पढ़ने के बाद बहुत फास्ट कर पाओगे कई सारी चीजें। अब आगे करा नहीं रहे हैं केवल बस समझ लो क्या करना है। देखो जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हो सभी
देखो अभी कौन सा क्वेश्चन किया हमने, लूप बन रहा है कहां से, 0 से a पर। यहां देखो ये भी लूप बन रहा है 0 से a पर, समझ गए या नहीं। x की लिमिट क्या हो गई, x की लिमिट 0 टू a, बस y की वैल्यू बदल गई यहां पर, और y का स्क्वायर है, पावर ऑफ y आर ऑल इवन, देयरफॉर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो एरिया हमने डायरेक्ट लिख लिया 2 0 टू a y dx, और y की वैल्यू पुट करके इंटीग्रेट कर दो। देखो ये लूप बन रहा है 0 से 1 पर, y dx लिखोगे और 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये लूप बन रहा है, इसका डायग्राम बनेगा ऐसा, 2a डिस्टेंस पर, किसकी बात कर रहे हैं, 11th, ये बन जाएगा लूप। तो अब वो स्टेप फॉलो नहीं करने हैं तुम लोगों को, खास तौर से लूप वाले क्वेश्चन में। लूप वाले क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है, ज्यादा क्वेश्चन यही आते हैं इलिप्स पैराबोला को छोड़कर। ये देखो y एक्सिस की लिमिट पता है, x इक्वल टू 0 रखोगे तो y की वैल्यू 0 से क्या आएगी, 2a। यही लूप वर्टिकल बन रहा है। इस बार जब फॉर्मूला लगाओगे तो x dy अप्लाई करेंगे, और y की लिमिट 0 से 2a है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे या नहीं, x की सारी पावर इवन है, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। देख रहे हो, ट्रेस नहीं करें तो भी हो रहा है, लेकिन ट्रेस करके हम दिखाएंगे, स्टेप्स भले ही फॉलो ना करो। और देखो ये देखो, ये क्वेश्चन इतने सारे इसलिए हैं, कम कर सकते थे क्योंकि सब आते हैं तुम लोग को। ऐसा नहीं होना चाहिए कल डाउट लेके आ रहा हो इसकी ट्रेसिंग नहीं आ रही है या ये इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है। ऐसा कोई इंटीग्रेशन नहीं है जो तुम लोगों ने करा नहीं है, सब में तो एक ही काम करना है, क्या, कांस्टेंट बनाओ, उसके बाद या तो साइन स्क्वायर थीटा पुट करो, और या फिर टी, दो तरीके बताएं तो किसी एक तरीके से तो सॉल्व हो ही जाएगा। ठीक है, ये देखो इसमें बताते हैं, ये है 4 माइनस एक्स, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 2 माइनस एक्स 2 प्लस एक्स। जब y इक्वल टू 0 पुट करोगे तो x की दो वैल्यूज देख रहे होगे, प्लस माइनस 2। अगर प्लस माइनस 2 से 2 डायरेक्ट ले लोगे ना लिमिट, फिर 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा केवल। पता है क्या होगा, ये डायग्राम जब बनाओगे ये वाला, तो ये बनेगा ऐसा, एक +2 पर लूप और एक -2 पर। अगर -2 से +2 करोगे तो ये अपर हाफ वाला आ जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पूरे कर्व का। लेकिन अगर उसमें पूछा हो केवल एक ही लूप का फाइंड करना है, तो केवल 0 से 2 तक लेनी है। तो ऐसे में कभी कभी समझ नहीं पाते हम, 4 का मल्टीप्लाई करना है या 2 का करना है, समझ गए। तो वहां 2 लूप बनेंगे और इसीलिए ट्रेसिंग आती है। तो कुछ कर्व ऐसे होंगे जहां पर समझ में नहीं आएगा तो ट्रेस कर लेना उनको। अब आगे करके आओगे तुम लोग, कहां तक करके आओगे, क्यों आगे क्यों नहीं करोगे, 21 भी करोगे, 22 23 24 सब करोगे, 27 तक, 28 से है फाइंड द एरिया बिटवीन टू कर्व्स। तो तुम लोग का होमवर्क है 27 तक, जितने क्वेश्चन कर पाओ कर लेना। जितनी जल्दी कर लोगे हम आगे वॉल्यूम पे बढ़ जाएंगे। जा सकते हो, कल पढ़ेंगे एरिया बिटवीन टू कर्व्स।